अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज के ब्लॉग का हमारा मरकज़ी किरदार एक ऐसा इंसान है जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता था, जो कि फुर्ती में इस हद तक तेज़ था कि कोई दुनिया की इंटेलिजेंस, कोई पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती थी। एक ऐसा इंसान जो कि हकीकत में आज तक की इस दुनिया का तारीख का सबसे बड़ा डॉन कहलाता है। वो इंसान जब जेल में होता था तो पूरे जेल का अमला उसकी खिदमत में लग जाया करता था, और जब वो जेल से बाहर होता था तो उस मुल्क की पुलिस उसको पकड़ने में लग जाया करती थी, लेकिन वो किसी के हाथ ना आता था। वो इंसान इस हद तक शातिर, चालाक और इस हद तक एक माहिर किस्म का चोर था कि वो हर किसी को चकमा दे दिया करता था। इसके साथ साथ वो एक ख़तरनाक किस्म का सीरियल किलर भी था। आज के हमारे इस व्लॉग के मेन किरदार का नाम चार्ल्स सोबराज है। सोबराज एक ऐसा सीरियल किलर था जिससे हर कोई डरता था। उसको कई सारी ज़बानों पर अबूल हासिल था, वो दुनिया की कई ज़बानें बोला करता था। उसकी पहुंच पे ये आलम था कि वो जेल में होते हुए उसने हॉलीवुड में उसी की ज़िंदगी पर बनने वाली मूवी को $15 मिलियन में साइन कर लिया था। वो इस हद तक चालाक था कि जब वो चाहता जेल वालों को चकमा देकर भाग जाया करता था। चार्ल्स सोबराज की पैदाइश तकरीबन 1944 में वियतनाम का एक शहर है साइगोन, वहाँ पे चार्ल्स सोबराज पैदा हुआ। उसकी माँ वियतनामी थी जबकि उसका बाप एक इंडियन बिजनेसमैन था। उन दोनों में मोहब्बत की शादी हुई थी। चार्ल्स सोबराज की पैदाइश के वक्त उनकी शादी चल ना सकी और वो पैदाइश के बाद ही दोनों अलहदा हो गए। चार्ल्स सोबराज की माँ ने अपनी शादी के ख़त्म होने के कुछ अरसे बाद ही एक फ्रेंच आर्मी मैन से शादी कर ली थी, जिसके बाद वो सोबराज को लेकर फ्रांस शिफ्ट हो गई। चार्ल्स के बाप ने कभी उसको दिल से नहीं अपनाया था, वो क्योंकि उसका दूसरा बाप था और उसका हकीकी बाप भी नहीं था। इस वजह से चार्ल्स सोबराज तन्हाई का शिकार होने लगा। सोबराज अपने हकीकी बाप से सख्त नफरत किया करता था। फ्रांस की सोसाइटी, उसके क्लास फेलोज, उसके दोस्त उसके साथ घुलते मिलते नहीं थे, क्योंकि वो एक मिक्स रेस बच्चा था जिसकी माँ वियतनाम की थी और बाप इंडियन था। लेकिन देखने में उसकी जो लुक्स थी वो किसी फ्रेंच मॉडल से कम नहीं होती थी और वो बड़ी आसानी से लोगों में घुल मिल जाता था। ये उसकी क्वालिटी थी कि वो जब बोलता था तो ऐसा लगता था कि कोई प्रोफेसर बात कर रहा है। वो बहुत जल्दी अगले बंदों का दिल जीत लिया करता। वो एक बच्चा था, शुरू में तो वो छोटे छोटे जराइम किया करता था, लेकिन उसने अपना पहला जुर्म 1963 में किया, जब उसने एक ज्वेलरी शॉप के अंदर हेरा फेरी करने की कोशिश की और पहली बार वो फ्रेंच पुलिस के हाथे चढ़ा। जब वो फ्रांस की जेल क्वाइजी, जो कि पेरिस में है, वहाँ पे जब उसको भेज दिया गया तो वहाँ पे उसने अपनी बातों से वहाँ की जेल के अमले को इतना अपना मुरीद बना लिया कि जेल के अमले समझने लगे कि ये कोई बेचारा है जिसके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है। जहाँ और जेल के कैदियों को सख्त सज़ाएं मिलती थीं, लेकिन चार्ल्स को वहाँ पे नरमी से रखा जाता था। वहाँ पे एक इंसान था जिसका नाम फ्लेक्स था। वो हर हफ्ते वहाँ पे जेल कैदियों को लीगल हेल्प देने के लिए आया करता था और वो बहुत अमीर कबीर आदमी था। चार्ल्स ने अपनी महारत के साथ फ्लेक्स के साथ बड़ी गहरी दोस्ती कर ली और फ्लेक्स ने उसकी मदद की उस जेल से चार्ल्स को बाहर निकालने के लिए। बाहर निकलने के बाद चार्ल्स अपने असल घर अपनी माँ के पास नहीं गया, वो फ्लेक्स के ही घर में जाके रहने लगा। फ्लेक्स क्योंकि अमीर आदमी था, सो चार्ल्स ने उसी की ज़िंदगी को उसी घर में रहकर अपनाने की कोशिश की। इस तरह चार्ल्स दो जिंदगियों में बट गया। एक ज़िंदगी उसकी वो थी जहाँ पे लोग उसको बहुत अमीर आदमी समझते थे और समझते थे कि ये बहुत फलाई काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी दूसरी ज़िंदगी उसकी असल ज़िंदगी थी, जो कि वो जिसमें वो जराइम किया करता था। चार्ल्स ने अपना उठना बैठना बहुत अमीर लोगों में शुरू कर दिया फ्लेक्स के साथ। फ्लेक्स की वजह से लोग उसको भी बहुत अमीर कबीर आदमी समझते थे। चार्ल्स ने बहुत सारे अमीर आदमियों को लूटना शुरू किया। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने जराइम की दुनिया को बढ़ाना शुरू किया।
फ्रांस के अंदर उसने उस टाइम जाली चेक्स देना शुरू किए, जाली बॉन्ड इशू करना शुरू किए और इस तरह अपने फ्रॉड को फ्रांस के अंदर बढ़ाना शुरू किया। इसी दौरान एक पार्टी में चार्ल्स की मुलाकात एक शैंटल नामी खातून से हुई, जिसके बाद दोनों में कुर्बतें बढ़ना शुरू हो गई और कुछ वक्त के बाद दोनों ने फैसला किया कि हम शादी कर रहे हैं। चार्ल्स और शैंटल एक दफ़ा किसी कैसीनो से वापस आ रहे थे, तो वापसी पर पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने पर पता चला कि चार्ल्स जिस गाड़ी को लेकर आ रहा है वो गाड़ी चोरी की। इसके बाद शैंटल और चार्ल्स जेल में चले गए। कुछ अरसे बाद उनकी वहाँ से रिहाई मुमकिन हो गई। सो चार्ल्स ने अपना सारा जो नेटवर्क था धोखा देने का, फ्रॉड का, वो फ्रांस से शिफ्ट करने का प्लान बनाया। चार्ल्स के 2 नंबर का फ्रांस में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। उसका नेटवर्क बहुत मजबूत हो गया था। वो अमीर लोगों को लूटा करता था, उनको जाली चेक्स और जाली बॉन्ड्स दिया करता था। इस वजह से वो फ्रांस की पुलिस की हिट लिस्ट पर आ गया था। जब फ्रांस में उसके नज़दीक घेरा तंग होने लगा तो एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड शैंटल के साथ उसने अपने दोस्त फ्लेक्स से कुछ देर के लिए गाड़ी मांगी और उसी में उसने अपना सारा पैसा, 2 नंबर की चीज़ें जो भी उसके पास थी, उसने उस गाड़ी में भरी और ईस्ट एशिया से होता हुआ वो एशिया के अंदर दाखिल हो गया। इस तरह उसने आके अपना पहला स्टॉप जो किया वो इंडिया का शहर बॉम्बे था। बॉम्बे में कुछ दिन रहने के बाद उसने बॉम्बे में अपना नेटवर्क को मजबूत करना शुरू किया। जब उसकी ग्रिप उसके नेटवर्क पे बॉम्बे में हो गई, जब उसने अपनी ग्रिप बना ली, तो उसने अफगानिस्तान से लग्जरी गाड़ियों को चोरी करवा कर पाकिस्तान के रास्ते इंडिया मंगवाना शुरू कर दिया और उन गाड़ियों को वो इंडिया के मशहूर अमीर लोगों को बेचा करता था, जिनसे उसे बहुत पैसा मिला करता था। इसी दौरान चार्ल्स को बॉम्बे में एक फ्रेंच आदमी मिलता है जो कि उसको आइडिया देता है कि अगर तो पैसा कमाना है तो अशोका होटल की फ्रंट पर ग्राउंड फ्लोर पर जो ज्वेलरी की शॉप है उसको लूटना होगा। चार्ल्स इसकी इस बात से एग्री कर जाता है और वो फैसला करता है कि उस ज्वेलरी शॉप के सबसे ऊपर वाला जो होटल का रूम है उसको बुक किया जाएगा और वहाँ से वो रात के टाइम उसमें सुराख करके दुकान के अंदर से सारा सामान, सारी ज्वेलरी लूट लेगा। चार्ल्स होटल का रूम बुक करने अशोका होटल आता है तो पता चलता है कि वो रूम एक स्पेनिश आर्टिस्ट ग्लोरिया मेंडलिक के नाम पे बुक है, जिसने उसी दिन रात को वहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही थी। चार्ल्स अपने काम से, अपने उस प्लान से पीछे नहीं हटता। वो ग्लोरिया मेंडलिक से मिलने की कोशिश करता है और उसकी मुलाकात हो जाती है। वो ग्लोरिया को बताता है कि वो नेपाल का एक प्रिंस है और उसकी बहुत सारी वुडन चेन्स हैं। ग्लोरिया उससे इंस्पायर हो जाती है और चार्ल्स उसको अपने जाल में फंसा लेता है। उस एक ही मुलाकात में चार्ल्स उसको शादी की पेशकश भी कर देता है और ग्लोरिया मान भी जाती है। सो ग्लोरिया और चार्ल्स दोनों उसी रूम में आ जाते हैं जिस रूम को बुक करने चार्ल्स पहले ही पहुंचा था। इस तरह शाम को रात के करीब ग्लोरिया परफॉर्मेंस के लिए चली जाती है और चार्ल्स पीछे रूम में अकेला होता है। इस तरह चार्ल्स अपने काम शुरू करने लगता है। जो भी इंतजामात थे चोरी करने के, वो एक ड्रिल मशीन लेता है, वो उससे छत के सुराख करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रिल मशीन टूट जाती है। इसके बाद चार्ल्स को अपना प्लान फेल होता नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो इससे हार नहीं मानता। वो ग्लोरिया का वेट करता है। जब ग्लोरिया वापस आती है तो चार्ल्स नीचे ज्वेलरी शॉप के मालिक को फ़ोन करता है और उनको बताता है कि वो नेपाल का एक प्रिंस है और जो कि ग्लोरिया मेंडलिक से शादी करने वाला है और वो चाहता है कि उसकी दुकान में जितने भी सबसे कीमती जेवरात हैं वो उसको दिखाया जाए ताकि वो ग्लोरिया को एज अ गिफ्ट शादी के मौके पर दे। ज्वेलरी शॉप का मालिक अपने एक बंदे को उन कीमती जेवरात के साथ ग्लोरिया के रूम में भेज देता है। जैसे वो बंदा रूम में अंदर एंटर होता है तो चार्ल्स उसके ऊपर और ग्लोरिया के ऊपर अपनी बंदूक तान लेता है। इसके बाद वो उन दोनों को नशीली दवाई सुंघाकर बेहोश कर देता है। कुछ टाइम गुजरता है। जब वो वर्कर दुकान पर वापस नहीं आता तो दुकान का मालिक खुद उस रूम में जाने का फैसला करता है। जब वो रूम का दरवाज़ा नॉक करता है तो चार्ल्स बड़े ध्यान से उसको भी अंदर बुलाता है और इसके बाद उसको भी नशीली दवाई सुंघाकर बेहोश कर देता है। इस तरह ये तीनों लोग उस रूम में बेहोश हो जाते हैं। चार्ल्स मालिक की जेब से चाबियां निकालता है दुकान की और दुकान के अंदर घुस जाता है। वहाँ से वो तकरीबन 15 लाख के हीरे और पैसों से भरे कुछ बैग लेकर फरार हो जाता है। पुलिस को जब पता चलता है कि इतने हाई प्रोफाइल जगह पर ये चोरी हो गई है तो पूरे डिपार्टमेंट में हलचल मच जाती है।
पुलिस वहाँ पे आती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उन्हें पता चलता है कि जल्दबाजी में चार्ल्स सोबराज अपना पासपोर्ट वहाँ पर भूल गया है। पुलिस को ये डाउट होता है कि चार्ल्स सोबराज क्योंकि एक फ्रेंच सिटीज़न है, वो फ्रांस जाने की दोबारा कोशिश करेगा, तो वो एयरपोर्ट पे अपने पुलिस वालों को भेजती है। और होता भी कुछ ऐसे है कि चार्ल्स वहाँ पे पेरिस की फ़्लाइट का वेट कर रहा होता है, लेकिन चार्ल्स जब पुलिस को आते देखता है तो वो पुलिस वालों को चकमा देकर वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन चार्ल्स की किस्मत ज़्यादा देर उसका साथ नहीं देती। 2 हफ्तों के बाद ताज होटल में चार्ल्स सोबराज एक फॉरेनर लड़की को लूटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पकड़ा जाता है। चार्ल्स सोबराज के ऊपर ज्वेलरी शॉप चोरी करने का इल्ज़ाम होता है और उस पर मुकदमा शुरू होता है। चार्ल्स सोबराज को न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है तिहाड़ जेल में। चार्ल्स कुछ दिन वहाँ पर जेल को समझने की कोशिश करता है और उसके बाद वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। एक दिन वो जेल इंतज़ामिया को कहता है कि उसको बहुत ही शदीद किस्म का अपेंडिक्स का पेन हो रहा है और जेल इंतज़ामिया उसकी बातों में आ जाती है। इस तरह जेल इंतज़ामिया उसको एक लोकल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती है। लेकिन इस दफ़ा चार्ल्स के प्लान में उसकी बीवी शैंटल भी शामिल होती है, जो कि उस वक्त एक बच्चे की माँ बन चुकी है। ये दोनों उसकी निगरानी पर पुलिस अफसरान, उस टाइम 2-3 जितने भी लोग थे, उनको नशीली दवाई सुंघाकर बेहोश कर देते हैं और उस हॉस्पिटल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन 2 से 3 दिन बाद ये दोनों दोबारा नज़दीकी एक रेलवे स्टेशन से सफ़र करने की कोशिश में गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर ये क्राइम इतना बड़ा कानूनी तौर पर समझा नहीं जाता और चार्ल्स सोबराज और उसकी बीवी को रिहाई मिल जाती है कोर्ट के ज़रिए। और इस तरह चार्ल्स सोबराज उस रिहाई के बाद ये फैसला करता है कि वो अपनी बीवी बच्ची के साथ अफगानिस्तान शिफ्ट हो जाएगा। अदालत से रिहाई के बाद चार्ल्स सोबराज अपनी बीवी और बच्चे को लेकर अफगानिस्तान चले जाते हैं। अफगानिस्तान जाकर भी वो चोरी चकारी लूटमार से दूर नहीं रह पाता और वहाँ पर भी वो अपनी जराइम की दुनिया आबाद करना शुरू कर देता है। जब वहाँ पर पुलिस का घेरा उसके गिर्द तंग होने लगता है तो चार्ल्स सोबराज अपनी बीवी और बच्चे को अफगानिस्तान में ही छोड़कर अकेला यूरोप फरार हो जाते हैं। यूरोप जाकर चार्ल्स सोबराज मुख्तलिफ ममालिक में फिरता है, जिसमें ग्रीस, इटली, फ्रांस और इस तरह हंगरी वगैरह। यहाँ पर वो अपनी चोरी चकारियाँ करता रहता है। यूरोप में वो कुछ साल गुजारता है और जब वो यूरोप में वहाँ पर चोरी चकारियों में काफ़ी बाउंड्री होना शुरू हो जाता है वहाँ पुलिस को, तो वहाँ से वो दोबारा थाईलैंड आने का फैसला करते हैं। थाईलैंड आने के बाद चार्ल्स सोबराज अपनी जुर्म की दुनिया को मज़ीद बढ़ाना शुरू कर देता है। वो एक प्रोफेशनल चोर बन चुका होता है, इसके साथ साथ वो एक नहायत ही खतरनाक कातिल भी होता है। चार्ल्स सोबराज पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुका होता है, उसकी उम्र भी बढ़ रही होती है, वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। चार्ल्स सोबराज थाईलैंड में आए टूरिस्ट को लूटना शुरू करता है। जितने भी ये गोरे थाईलैंड आते थे, इनको वो अपनी बातों में बहलाता था और फिर उनको लूट लिया करता था। इस लूट मार के दौरान चार्ल्स सोबराज ने तकरीबन 10 दिनों में तकरीबन 10 के करीब लड़कियों को कत्ल भी किया। वो बहुत बेरहमी से कत्ल किया करता था। जब डेड बॉडीज़ पुलिस को मिला करती थी तो उनकी शक्लें मसक की जा चुकी होती थी और वो पहचानी भी नहीं जाती थी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होती तो इन सारे डेड बॉडीज़ के पीछे, इन सारी वारदातों के पीछे चार्ल्स सोबराज का नाम निकलता था। पुलिस का घेरा चार्ल्स सोबराज के गिर्द तंग होने लगा। इस तरह चार्ल्स सोबराज 1975 में दोबारा इंडिया आने का फैसला करता है। इंडिया आने के बाद चार्ल्स सोबराज इंडिया में आए एक फ्रेंच स्टूडेंट्स ग्रुप को लूटना शुरू करता है। वो प्लान बनाता है इन ग्रुप को लूटने का। वो इनको ड्रग्स देता है। उन सारे ग्रुप्स के जितने भी स्टूडेंट्स आए होते हैं उनको बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन इत्तेफाक से कुछ स्टूडेंट्स पर वो ड्रग्स असर नहीं करती तो वो शोर मचा देते हैं। इस तरह चार्ल्स सोबराज 1976 में इंडिया में दोबारा गिरफ्तार हो जाता है। उस पर इंडिया में कोई कत्ल का केस तो नहीं होता, लेकिन चोरी चकारी, धोखा देना, लूटना का केस उस पर दर्ज होता है, जिस पर चार्ल्स सोबराज को इंडिया में 12 साल की सज़ा होती है। चार्ल्स सोबराज इंडिया की सबसे महफूज तिहाड़ जेल में कैद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ थाईलैंड की पुलिस चार्ल्स सोबराज की गिरफ्तारी के लिए इंडिया की हुकूमत पर दबाव डाल रही होती है। चार्ल्स सोबराज को कुछ साल गुजारने के बाद ये अंदाज़ा हो जाता है कि इंडिया की हुकूमत चार्ल्स सोबराज को थाईलैंड के हवाले कर देगी, तो चार्ल्स सोबराज तिहाड़ जेल से भागने का फैसला करता है। वो अपने तिहाड़ जेल में सबको मशहूर कर देता है कि उसकी कुछ दिनों में सालगिरह आने वाली है
और तिहाड़ जेल में उसका असर भी बहुत होता है, वो पैसे भी देता है, तो वो एक लेविश लाइफ गुजार रहा होता है तिहाड़ जेल में। तो जिस दिन सालगिरह का दिन होता है उस दिन सबको मिठाई केक तकसीम किया जाता है जिसमें ड्रग्स शामिल होती है। तिहाड़ जेल के सारा अमला उस टाइम बेहोश हो जाता है। ये बहुत अजीबोगरीब वाक़या था कि एक जेल का सारा अमला जिसमें पुलिस रखवाले सारे वो सारे बेहोश हो जाते हैं और चार्ल्स सोबराज वहाँ से भाग निकलता है। चार्ल्स सोबराज भागा ही इसलिए था कि वो पकड़ा जा सके ताकि उसे दोबारा कैद हो सके और उसको थाईलैंड के हवाले बात किया जाए। इस तरह चार्ल्स सोबराज तकरीबन एक हफ्ते के अंदर दोबारा पकड़ा जाता है और इस तरह उसको दोबारा तिहाड़ जेल में कैद कर दिया जाता है। 1997 में चार्ल्स सोबराज की इंडिया से रिहाई होती है। रिहाई होने के बाद उसको फ्रांस डिपोर्ट कर दिया जाता है। फ्रांस जाने के बाद चार्ल्स सोबराज अपनी ज़िंदगी के 6 साल फ्रांस में बिना कुछ किए गुजारता है, लेकिन वो बहुत ही ख़तरनाक और शातिर किस्म का इंसान था। वो वहाँ पे मीडिया की जीनत बनने लग गया। मीडिया चैनल उसको पैसे दिया करते और इंटरव्यू के लिए बुलाया करते थे और वो इंटरव्यू में बड़े शहाना अंदाज से अपनी वारदातों के किस्से सुनाया करता था। 2003 में चार्ल्स सोबराज फैसला करता है कि वो नेपाल दोबारा आएगा। 2003 में नेपाल आने के बाद चार्ल्स सोबराज को पता नहीं होता कि 1975 में किए गए 2 कत्ल के केसेस अभी भी नेपाल में चार्ल्स सोबराज का इंतजार कर रहे हैं और चार्ल्स सोबराज नेपाल आने के बाद दोबारा पकड़ा जाता है। यहाँ पर चार्ल्स सोबराज पर केस चलता है। केस बहुत मजबूत होता है जिसकी वजह से चार्ल्स सोबराज को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। ये सारी उम्र कैद वो अपना नेपाल की जेल में ही गुजारता है और 2022 में वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है जिसमें कहा गया होता है कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसको रहम किया जाए कानून की तरफ से और उसको रिहा कर दिया जाए। तो 2022 में चार्ल्स सोबराज को रिहा कर दिया जाता है और दोबारा उसको फ्रांस रिपोर्ट कर दिया जाता है। आज चार्ल्स सोबराज फ्रांस की हवाओं में खुला घूम रहा है। फ्रांस में उसके ऊपर ऐसा सच कोई केस भी नहीं है और जो भी उसने चोरी वारदातें की थी वो 1970 की दहाई में की थी और वो इतनी पुरानी हो गई हैं कि उनके कोई वाज़ेह सबूत भी नहीं है। इस तरह ये सारे ब्लॉग में मैंने आपको चार्ल्स सोबराज की वारदातें, उसके कत्ल, उसकी ख़तरनाक ज़िंदगी के बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपसे एक नए ब्लॉग में एक नई स्टोरी के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।